गिले शिकवे सब दूर हुए? ना कोई गिला है ना कोई शिकवा है। परिवार के अंदर जब साथ रहते हैं तो हो सकता है कभी परिवार के अंदर, जैसे आप ही देखते होइएगा कि किसी का चादर कोई भाई ओढ़ लेता है तो उसी से थोड़ा सा, तो वो सब कोई बात होती है। राधा मोहन जी के साथ मजबूती से खड़े? मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। कमल का फूल मेरे दिल में है। तो लोग जो है एक प्रत्याशी के रूप में देख रहे थे, अब कहीं ना कहीं आपकी तैयारियां भी थी। अभी जो उम्र है हमारी उसमें तो संभावनाएं हैं आगे। शुभकामनाएं हैं कि जो है आपको पार्टी आप पर भी नजर रखे। कल तक पाकिस्तान से तुलना होती थी भारत की, अब वो तुलना के लायक नहीं रह गया। अब भारत की तुलना अमेरिका से हो रही है। यही परिवर्तन है। रोजगार का सृजन सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं होता है। कि वैश्य के लोग जो है आप बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए, अगड़ा पिछड़ा करेंगे, हम इनके फेरे में नहीं है। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मिलकर के 400 पार, बात खत्म। अगर हम उत्तर बिहार की अगर महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो यहाँ पे सब अक्सर ये देखा गया है कि एनडीए हमेशा से मजबूत, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, तो एनडीए का जो एक स्ट्रेंथ है वो कहीं ज़्यादा जो है बढ़िया देखने को मिला है इस इलाके में। और इस बार भी जो टिकटों के वितरण की बात हो तो एनडीए ने के सभी जो है कैंडिडेट्स सामने आ चुके हैं और चुनावी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। विपक्ष का अभी चेहरा जो है सामने आना बाकी है। लेकिन उत्तर बिहार की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, ख़ास तौर से चंपारण का, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर, बेतिया, शिवहर, तो इन सब पर क्या कुछ जो है तैयारियां हैं एनडीए की या बीजेपी की, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के एक कद्दावर नेता एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़ पर। इससे पहले कि हम आपको अखिलेश जी के शख्सियत के बारे में बता दें कि अखिलेश जी फ़िलहाल वाल्मीकि नगर लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं बीजेपी के, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा के जो इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं और प्रभारी भी रहे हैं। देश के बड़े बड़े राज्यों में, कई राज्यों में इन्होंने जाकर के पार्टी को मजबूत किया है। हाल में जन विश्वास यात्रा जो इनकी निकली थी वो काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी और साथ साथ जो है एक और पद यात्रा इन्होंने की थी। अखिलेश जी, आपके बारे में बीच में बहुत सारी बातें आई, हम उन्हीं बातों से पहले शुरुआत करते हैं कि आप जो है को लोग जो है एक प्रत्याशी के रूप में देख रहे थे, अब कहीं ना कहीं आपकी तैयारियां भी थी। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और इस पार्टी के अंदर मैंने जो काम किया है वह सिर्फ पार्टी का काम नहीं किया है, मैंने राजनीति नहीं किया है। मैंने इस पार्टी के अंदर जो काम किया वो एक तपस्या के रूप में किया है, एक साधना के रूप में किया है। जैसे कोई एक साधक, जैसे कोई एक तपस्वी, जैसे कोई एक भक्त भगवान की पूजा करता है, उसी प्रकार मैंने पार्टी की सेवा की और समाज की सेवा करने का काम किया। अब जीवन मेरा शुरू से, मैं दूसरा काम नहीं करता हूँ, मैं यही काम करता हूँ। मैं अपने पूरे शैक्षणिक शिक्षा के एक उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन मैंने कभी नौकरी का प्रयास नहीं किया। मैं ज़मीन भी है लेकिन कभी खेती का भी प्रयास नहीं, क्योंकि मैं एक पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और ये समाज के बीच रहने का परिणाम है कि लोग मेरे बारे में कुछ अपेक्षा किए होंगे और लोगों ने जो अपेक्षा की होगी ये उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। और बाकी सब मैं काम करते रहता हूँ, समाज में ही रहता हूँ, पार्टी का ही काम करता हूँ, दूसरा कोई काम मेरे जिम्मे नहीं है। और मैं ये ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ जब तक जीवित रहूँ तब तक कि समाज की सेवा अपने शक्ति के बराबर पूरी भावना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं करता रहूँ। आपने तो निसंदेह पार्टी की बहुत तपस्या की है और पार्टी ने आपको कई बड़े ओहदों पर जो है आपको काबिज करा। अभी भी आप वाल्मीकि नगर के प्रभारी बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी ने भरोसा तो आप पर पूरा जताया है, लेकिन तपस्या में कहाँ कमी रह गई कि जो है आप जो एक विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो में बतौर प्रत्याशी अब तक आप नज़र नहीं आए। देखिए, एक प्रत्याशी होना
कुछ तो मतलब कि ये यूँ कहें कि किस्मत की भी बात होती है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उस ऊंचाई तक मुझे दिया है, इसलिए आप मुझे कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभावनाएं बनी हैं, संभावनाएं समाप्त नहीं होती हैं, आगे भी संभावनाएं हैं। और इसलिए संभावनाएं हैं कि मेरे जैसा एक कार्यकर्ता अगर कोई ख्वाब देखता है तो इसलिए देखता है कि बीजेपी के अंदर कोई कार्यकर्ता ख्वाब देख सकता है, वो किसी भी जगह पर जा सकता है। उसके लिए जो अहर्ता है वो है उसका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना, समर्पण होना, और साथ साथ समाज के अंदर उसका एक्सेप्टेंस होना, समाज के अंदर उसकी स्वीकार्यता होनी। वो तो आप बताएंगे हमारे समाज के प्रति क्या स्वीकार्यता है, समाज में मुझे स्वीकार करता है या ना करता है। लेकिन मैं पार्टी की सेवा पूरी शिद्दत से करता हूँ, पूरी समर्पण से करता हूँ और करता रहूँगा। तो और अभी जो उम्र है हमारी उसमें तो संभावनाएं हैं आगे। अच्छा, अब तो उम्र के ढलान पे हैं आप, लेकिन जितना जल्दी पार्टी की आपके नज़र में जो है आप आ जाएं तो ये बेहतर है। ये उसको अभी ढलान क्यों कह रहे हैं? मैं 70 का जन्मा हूँ और अभी समय है, और इसलिए और हौसला भी है, दोनों है, वक्त भी है और हौसला भी है और जज्बा भी है, और इसलिए आगे संभावनाएं हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो है आपको पार्टी आप पर भी नज़र रखे और आपको एक बड़ी भूमिका में लोग देखें, आपके जो समर्थक हैं। सर, सवाल, अब चूँकि इलेक्शन का दौर है, लोकसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक है और आप लोग तो तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। एक सवाल लोगों के जहन में बार बार खटकता है, और बीच में राधा मोहन सिंह जो पूर्वी चंपारण की अगर हम बात करें तो उनका स्पष्ट तौर पे ये बयान आया था कि वो पिछले ही चुनाव में कह चुके थे कि वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और वो नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि भाई हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति होगा जो चुनाव लड़ेगा, लेकिन फिर उनके नाम की घोषणा हो गई, तो ये लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देश के 543 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी उम्मीदवार हैं, कमल का फूल उम्मीदवार है और वो चुनाव लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों तक काम किया है और वही लेकर के सभी क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, और इसलिए बाकी सारी बातें बिल्कुल बेमानी है, उस पर चर्चा करना भी बेकार है। वो तो नरेंद्र मोदी जी तो हैं ही, आपके नेतृत्वकर्ता जो हैं, तो जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ ही रहे हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दों का क्या, जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके जो डेवलपमेंट की बात है, उसका क्या? मेरे प्रधानमंत्री जी और उनको ऐसा मत समझिए कि उनकी नज़र, देखिए मैं तो वो बात कह रहा हूँ ना कि जिस तरह पहले एक लोकप्रिय शासक जो हुआ करते थे, जो जनप्रिय शासक हुआ करते थे, लोक कल्याणकारी शासक हुआ करते थे, वो अपने राज्य के एक एक व्यक्ति की चिंता करते थे और एक उनके राज्य में कोई दुखी ना हो, ये उसकी चिंता किया करते थे। और इसलिए आप विश्वास रखिए, हम सबकी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी और कमल का फूल है। नरेंद्र मोदी और कमल के फूल पर भरोसा रखिए। हमेशा चुनाव में ये देखा जाता है, बीजेपी का अगर लोकसभा चुनाव की बात हो तो 2-4 ऐसे मुद्दे हैं जो पीछा नहीं छोड़ती है। अगर चंपारण में बात करें तो एक है मोतिहारी चीनी मिल का, मोती झील का। तो ये जो मोतिहारी शहर की अगर ख़ास तौर से बात करें तो ये 2 अहम मुद्दे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। विपक्ष तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले थे कि मोतिहारी अगली बार आऊँगा तो यहाँ की चीनी मिल का चीनी का चाय पी करके जाऊँगा, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं। विश्वास रखिए, हो जाएगा। आशा और विश्वास रखिए, हो जाएगा। ये तो आप कह के निकल रहे हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं ना कि आखिर कब होगा। ये तो एक डेडलाइन होना चाहिए। 10 साल से सत्ता में हैं आप लोग, और एक अदद जो यहाँ किसान, आप तो किसान के बड़े नेता रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं किसान मोर्चा के, तो आपके लिए तो ज़्यादा ये मैटर अहम है। आपके जवाब का जो है लोगों को ये इंतज़ार होगा, मेरे ख्याल से लोग सुनना भी चाहते हैं कि आप किसानों के फलाही के लिए जो है आपके हाथों में बागडोर दी गई। और जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का जो बेल्ट है वो गन्ना के लिए ख़ास तौर से मशहूर है,
और यहाँ के किसानों की मोटी आमदनी जो है गन्ना से होती है, लेकिन वो कुछ फ़ायदा होता हुआ नहीं है। वेस्ट चंपारण की अगर बात करें तो वहाँ तो ठीक ठाक है, लेकिन इस चंपारण में क्या होगा? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि समस्याओं के समाधान का एकमात्र विकल्प है कमल का फूल। सब कुछ ठीक होगा, एकदम बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। नहीं, मोती झील का भी कुछ है प्लानिंग? क्योंकि ये सालों से जो है ये मुद्दा जो है आता रहा है और इतनी बड़ी धरोहर है, शहर के बीचों बीच है, लेकिन अभी तक जो है लोग बाट जो रहे हैं कि भाई मोती यहाँ से निकले। पर्यटकों के लिए ख़ास तौर से एक बड़ा एसेट बन सकता है बिहार लेवल पे अगर बात करें तो, लेकिन कुछ वैसा ध्यान नहीं रहता है। ये अभी भी हालत वैसी ही है, थोड़े बहुत काम नज़र आते हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और राज्य सरकार भी इसमें कुछ कर सकती है। आने वाले समय में हम सभी प्रयास करेंगे और बेहतर स्थिति होगी। वाल्मीकि नगर के आप प्रभारी बनाए गए हैं, वहाँ क्या स्थिति है? क्या मुद्दे लेकर के आप जा रहे हैं जनता के पास? स्थानीय अगर कुछ काम है तो उसको भी हम चाहेंगे कि आप गिनाएं। मोदी जी तो है ही, मोदी जी के नाम पे तो पूरे देश में चुनाव लड़ा ही जा रहा है, लेकिन हम ये समझना आपसे ये चाह रहे हैं कि स्थानीय लेवल पे जो है किन मुद्दों को लेकर के आप जो है मजबूत स्थिति में खुद को पा रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार, बीच के कुछ स्याह दिनों को अगर हम छोड़ दें तो हमने नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर अच्छे से सरकार चलाई और परिवर्तन तो हुआ है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर मैं समझता हूँ आपकी उम्र इतनी कम भी नहीं है कि आपने लखौरा का वो सड़क नहीं देखा होगा जो आज से कुछ दिनों पहले अगर आप किसी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, 4 चक्के से जा रहे हैं तो आपसे आगे पैदल वाला निकल जाता था, आपसे आगे साइकिल वाला निकल जाता था। सड़कें ठीक हुई हैं, घर घर बिजली पहुंचा है, घर घर शौचालय पहुंचा है, आम आदमी की ज़रूरतें पूरी हुई हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये सारे मुद्दे हैं, ये भी एक मुद्दे हैं। सड़क आम आदमी का मुद्दा था, बिजली आम आदमी का मुद्दा था। आप किरोसिन का आज किरोसिन आज बिल्कुल मार्केट से आउट है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये आम आदमी का मुद्दा था। लालटेन बुझ गया, ये आम आदमी का मुद्दा था, उसके जगह पर LED बल्ब जल रहा है, ये आम आदमी की ही ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को हमने पूरा किया है। आगे भी डबल इंजन की सरकार पूरी करती रहेगी। अगर खुले में शौच करने से लोगों को रोकने के लिए घर घर शौचालय बना है, घर घर में अनाज गया है और वो भूखे नहीं कोई मर सकता है। कोरोना के समय में हर आदमी को मुफ्त में टीका मिला है, तो ये आम आदमी की ज़रूरत ही थी और इस ज़रूरत को दोनों सरकारों ने मिलकर पूरा किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये आप मान कर चलिए कि परिवर्तन लोगों ने देखा है और ये सभी बिहार के लोग इस बात को मानते हैं कि बिहार के से प्रधानमंत्री जी जितना प्यार करते हैं और जितना ज़्यादा फंड उन्होंने अवेलेबल कराया है। आप कोई सोच सकता था कि गंगा पर पैरेलल पुल बनेगा? आप ये बात बताइए ना, गंगा पर जब पैरेलल पुल बनेगा, कई विकल्प होंगे, दोनों दीघा और महात्मा गांधी सेतु दोनों के पैरेलल, एक 6 लेन एक 4 लेन। आप भी समझ लीजिए कि मैंने मोतिहारी से और बेतिया से पटना जाने के लिए 5-5, 6-6 विकल्प होंगे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इससे ही विकास होता है। विकास की अगर बात हो रही है तो बेरोजगारी की भी मुद्दा जो है आपके विपक्ष के लोग बहुत मजबूती से उठा रहे हैं और वो नौकरी के जो वादे थे उसको लेकर के जो है आपको घेरने की तैयारी है विपक्ष की और घेरा जा रहा है। और एक तेजस्वी यादव ने बार बार जो है वो हर चुनावी सभा में वो इस चीज़ को कोट कर रहे हैं कि हमने भाई 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन 10 साल में आपने वैसा कुछ किया नहीं जो कमिटमेंट था। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कही गई थी, 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। आप फिर से उसको उठा करके देख सकते हो, वो तो भाई पब्लिक डोमेन में है। आप उसको देखो, वही लोग कहते हैं कि पकौड़ा बेचने को भी आप रोजगार कहते हैं। मैं तो एक डिबेट में मैंने कहा कि भाई लगता है कि 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से लोग आके यहाँ पकौड़ा बेचते थे। उस समय पकौड़ा बेचना शर्म की बात थी और इसलिए वहाँ से लोगों को बुलाकर पकौड़ा बिकवाया। कि सारे लोग पकौड़ा ही अगर बेचेंगे तो खाने वाले भी तो होने चाहिए और पकौड़ा खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है और उसको इन लोगों ने क्या कहा कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स पकौड़ा बेच रहे हैं।
देखिए ये हद होती है भाई, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि रेहड़ी पटरी वाले और पकौड़ा बेचने वालों के लिए भी मुद्रा योजना लगा करके और ला करके और लोगों को मुफ्त में बहुत आसान लोन दे करके उनके रोजगार का सृजन किया गया। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कल 15 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बनती थी और आज 36 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क बन रही है, तो क्या रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है? इंजीनियर्स उसमें नहीं एकोमोडेट हो रहे हैं? आप एक बात बताइए ना, इसी बिहार के अंदर आप कल तक 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 28 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस होने की स्थिति में है, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इससे रोजगार का सृजन होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। जब इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या इसमें रोजगार का सृजन नहीं होता है? डाटा क्यों छिपाते हैं आप लोग? डाटा जारी करें कि इतने सारे लोगों को हमने सरकारी नौकरी दी। फिर सरकारी नौकरी, आपको पता है पूरे रोजगार का 1% भी सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार का 1% भी सरकारी नौकरी नहीं है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो किसान मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कृषि के क्षेत्र में जिस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, खेती अगर हो रही है तो खेती के साथ साथ उसका प्रोसेसिंग हो, उसका पैकेजिंग हो और उसके बाद में उसमें वैल्यू एडिशन करके और आप जो है सो कि अधिक से अधिक कमा सकते हैं। इसका डाटा है भाई। अब आप इस तैयारी के साथ मैं नहीं आया हूं, नहीं तो मैं इसको बताता कि किसानी के क्षेत्र में रोजगार की बढ़े हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जब इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जब आम आदमी का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है भाई। क्यों बढ़ा है? इसलिए कि रोजगार का सृजन हुआ है। रोजगार का सृजन रोजगार का सृजन सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं होता है। हम परिस्थितियां बनाएंगे। आप एक बात बताइए, जब इस केवल माने जो निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बगल में उत्तर प्रदेश में आप देखिए ना, 40-40 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो क्या इससे रोजगार का सृजन? देखिए ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये तो जो है आप जो है एक तरह से गोलमोल डाटा दे रहे हैं। नहीं दे रहा हूं, लेकिन सवाल ये है, अहम सवाल ये है अखिलेश जी, कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ा है और तमाम तरह के डेवलपमेंट जो आप गिना रहे हैं ये हक में सच में अगर हुए हैं, तो मुल्क का घाटा जो है इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया? आपके शासनकाल में जो कर्ज है देश के ऊपर, वो करीब करीब दोगुना बढ़ गया, दोगुना तिगुना बढ़ गया। आपने कंपैरेटिवली देखा है क्या कि कर्ज पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे ही लोग कह रहे थे कि श्रीलंका की स्थिति हो जाएगी भारत की। अब पता नहीं है उन लोगों की अमेरिका से की तुलना में भारत बहुत ही कम लोन में है। अमेरिका की तुलना, मैं दूसरे देश से नहीं तुलना करना चाहता हूँ। आज तो भारत रुपया से ट्रेड कर रहा है, आज भारत की ये स्थिति हो गई है। रुपये की क्या हालत है वो भी बता दें। रुपये की हालत आज की तारीख में क्या है डॉलर के मुकाबले? भूल जाइए डॉलर के मुकाबले की रुपये की बात, क्योंकि अब हम तो अपने रुपये से ट्रेड करने वाले हैं। क्यों डॉलर के से मुकाबला हम करने जाए? अब जब रुपया मार्केट में डॉलर के पैरेलल चलेगा, तो फिर हमको कोई जरूरत नहीं है डॉलर से मुकाबला करने की। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गोल मटोल बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, तो फिर स्वतः स्फूर्त रोजगार बढ़ेगा। हमारे देश के ऐसे लोग जो दिन रात मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर उनके जीवन के एक जरूरत की गारंटी अगर भारत सरकार दे करके और कहती है कि तुम आगे बढ़ो, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो आप मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, बाकी जो पार्टियां अगर मुफ्त में कुछ देती हैं तो आप जो है उसको मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। आप दूसरी तरफ आप खुद जो है ढिढोरा पीटते हैं कि भाई हम अनाज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ में अंतर क्या? हाँ बताता हूँ मैं। जैसे मुफ्त की रेवड़ी उसको कहते हैं कि जो जैसे बड़े बड़े मोहल्लों वाले हो या गरीब हो, सबको समान रूप से ये दे दे ताकि वो हमको वोट दे। लेकिन जब ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करते हैं तो वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं होता है, उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को हम पूरी करते होते हैं। आप एक बात बताइए ना, दुनिया का सबसे बड़ा हम स्वास्थ्य बीमा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा हमने करवाया। आप इस दुनिया के अंदर कहीं भी 50 लाख परिवार के लोगों को
क्या कहते हैं कि उनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं हुआ है, और 5 लाख की गारंटी की बात है कि हम 5 लाख की गारंटी देंगे। आप ये बात समझ सकते हैं कि भारत के अंदर किसी ज़माने में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों के पास केवल बैंक खाता था, और जब मोदी जी ने कहा कि हर का बैंक खाता होना चाहिए, तो लोग कह रहे थे कि अरे ये तो पहले तो कहे कि ये संभव ही नहीं है। जब शुरू होने लगा तो मजाक उड़ाए कि इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं कि गाँव लोगों ने ये भी कहा कि 15 लाख उसी में आने वाला। हाँ, तो मैं उस पर भी 15 लाख पर भी आता हूँ। तो फिर उसके बाद में परिस्थिति क्या हुई कि आज जब उसको डीबीटी के माध्यम से सीधा रुपया उसके खाते में जाता है, और कोई बिचौलिया जब उससे 1 भी रुपया नहीं ले पाता है, तब इसकी ज़रूरत समझ में आती है। राजीव गांधी के पास वो विजन नहीं था कि वो कह सके कि हाँ 1 रुपया जो चलता है वो 1 रुपया तक पहुँचे, लेकिन मोदी जी के पास ये विजन था। लेकिन मैं 15 लाख वाला जरा समझ लीजिए। बताएं। एक तो ये कहा गया था कि देश का जो काला धन है वो इतना रखा हुआ है कि अगर उसको ले आ जाए तो एक आदमी पर, एक परिवार पर 15 लाख रुपया पड़ेगा। चलिए ये ठीक है, बिल्कुल 15 लाख से ज़्यादा एक परिवार को दे दिए हैं। आपको पता नहीं है क्या? नहीं पता है तो जाके पता करिए उस गरीब के अंदर, बताएं तो। उस गरीब से पता करिए कि यही 15 लाख तो है जिन चोरों का धन आ रहा है, उसी धन से तो लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। हम अनाज भी दे रहे हैं, कोरोना का टीका भी दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं उसके घर में क्या कहते हैं कि ये 6,000 रुपया किसान के खाते में दे रहे हैं। ये सब कुछ तो दे रहे हैं, इसकी चिंता मत करिए। 15 लाख से ज़्यादा उसको मिल गया है। और एक बात कह रहे हैं कि गैस की सब्सिडी आप काट ले रहे हैं, उसी पैसा को जो है दूसरे तरीके से दे रहे हैं। विपक्ष तो यही कह रहे हैं, गैस का दाम इतना क्यों बढ़ गया? ये भी तो सवाल है। हाँ ठीक है, गैस का दाम बढ़ा है। आप एक बात समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर कोरोना के बाद से महंगाई के से तुलना कीजिए, मैं अब छोड़ दीजिए उस पर जो विकसित देश हैं दुनिया के, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सब देशों से तुलना कीजिए महंगाई की। अरे वो अब बिल्कुल जिस हाल में है उससे तो उससे तो आप एक बात जब सवाल आपसे कर रहे हैं तो आप अमेरिका ब्रिटेन घुमा रहे हैं। बिल्कुल अमेरिका से तुलना अगर करते हैं तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी तुलना होनी चाहिए। वहाँ जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज मिलती है, जो दी जाती है, उससे भी तुलना होनी चाहिए। आप सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए। मैं उससे तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि कल तक पाकिस्तान से तुलना होती थी भारत की, अब वो तुलना के लायक नहीं रह गया। अब भारत की तुलना अमेरिका से हो रही है, यही परिवर्तन है, इसको समझिए आप। और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कह रहे हैं तो उसके बराबर होने की स्थिति में हम आ रहे हैं धीरे धीरे। आप ये बात को समझ रहे हैं कि अटल टनल जो आज बना है, कोरोना काल में पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद था, केवल भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें अटल टनल पर काम चल रहा था। इसलिए नेशनल मुद्दों पे जब बात चली है तो एक आखिरी सवाल नेशनल मुद्दे से जुड़े सवाल पे जो है, हम एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। जब आप अमेरिका से तुलना करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब तुलना हम किसी चीज़ से करते हैं तो हम उसके बराबर या होते हैं या उसको छोटा करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके शासनकाल में जिस समय जो डॉलर का रेट था, आज के डेट में अगर हम अमेरिका को से तुलना करते हैं तो डॉलर का रेट तो कम होना चाहिए, बनिस्बत इसके कि जो है बढ़ गया और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये किस तरह की तुलना कर रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल, आपको आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि रुपया की कीमत, रुपये का रेट डॉलर के मुकाबले, ये आप कहना चाह रहे हैं ना। देखिए, रुपया जब मजबूत होगा तभी ना आप पूरे विश्व में अपनी छाप बना पाएंगे, आप जो है विश्व गुरु बन पाएंगे। तो रुपया तो गिर रहा है, तो फिर किस तरह का डेवलपमेंट है ये, किस तरह की ये तुलना? जवाब तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ। भारत अब इस फेरे में ही नहीं है कि हम अमेरिका से मुकाबला इस मामले में कर रहे हैं कि अगर इस दुनिया के अंदर जहाँ डॉलर चलेगा वहीं रुपया भी चलेगा। दुनिया के अभी कई देश ऐसे हैं कि रुपया से ट्रेड करने को तैयार हुए हैं और इसी रुपये से वो दूसरे देश में भी ट्रेड करेंगे। तो अब मैं इसकी तुलना मत करिए कि उसका क्या रेट है, मेरा क्या रेट है। अरे जहाँ डॉलर खड़ा होगा बगल में वहीं पर रुपया ट्रेड करता होगा। आप इस बात को समझ लीजिए। इस परिवर्तन को क्यों नहीं देख रहे हैं आप? इसको देखिए कि अब ये नहीं कि हम डॉलर के मुहताज हैं,
और उससे रुपया कितना बड़ा है कितना छोटा है इसके मुताज नहीं है। हमारा रुपया अब डॉलर के मुकाबले दुनिया के अंदर ट्रेड कर रहा है और करेगा, और जहां डॉलर होगा बगल में खड़ा होगा। ये हमारा रुपया को आप पूरे दुनिया में रुपया से ट्रेड करेंगे तो इससे मुकाबला कर रहे हैं। बहरहाल और आगे और भी करेंगे। जी जी, बहरहाल अब कुछ स्थानीय मुद्दों पे भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में खास तौर से ये कहा जा रहा है कि वैश्य के लोग जो है आप बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, और आपकी जो विपक्ष के लोग हैं आपके, वो जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। रमा देवी जी का टिकट कटना और इस तरह से बहुत सारे वैश्य के लोगों को दरकिनार करना जो है, क्या इस चुनाव में एक जो विपक्ष मुद्दा बना रही है, तो उसको आप किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं? हम संगठन और विकास के मुद्दों को लेकर के और संगठन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और इसलिए ये सब मुद्दे हमारे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं। हम तो संगठन के आधार पर, हमारा गांव-गांव में संगठन है, बूथ तक हमारा संगठन है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, वही हमारी ताकत है। और हमारा फिर सामाजिक न्याय की भी तो बात जो कही जाती है, उसके लिए भी तो कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल है, सामाजिक न्याय के लिए स्ट्रेटेजी है। पूरी भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, हमारी बिहार की सरकार जो काम कर रही है, सारे मुद्दे हैं। और मैं साफ साफ आपको कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोग फिर से आस्था व्यक्त करने को तैयार हैं। लोग चाहते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इसलिए ये सब कुछ है। और हम संगठन के आधार पर, ये सब मुद्दे हमारे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखते। इस चुनाव में बिहार में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अगड़ों को बहुत जो है तवज्जो दिया है, और पिछड़ी जातियों को जो है कहीं ना कहीं जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। क्या ये आप इस जो विपक्ष के इस तरह के जो सवालात हैं उसका क्या जवाब दें? अरे ये अगड़ा पिछड़ा उनको करने दीजिए, हम अगड़े पिछड़े के फेरा में नहीं पड़े हैं। जो पिछड़े हैं वो अगड़ा पिछड़ा करेंगे, जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं वो अगड़ा पिछड़ा करेंगे। हम इनके फेरे में नहीं है। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मिल करके 400 पार, बात खत्म। यानी कि बाकी कोई मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, सबका साथ, सबका साथ और सबका विकास की बात आप करते हैं, तो वो लेकिन दिखता नहीं है प्रैक्टिकली। नहीं तो है। अब जब आप 50 to 60% जो सीट है बिहार के, अगर खास तौर से बात करें, तो वो अगड़ों को जब आप देते हैं तो पिछड़े को आप साथ लेकर कहाँ चल रहे हैं? एनडीए की अगर हम एनडीए की बात करिए, एनडीए में ऐसा नहीं है। एनडीए में ऐसा नहीं है, बीजेपी में तो है ऐसा। हम सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम सभी मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा का पूरा एनडीए एकजुट चुनाव लड़ रहा है। और क्या जेडीयू के उम्मीदवार बीजेपी के कहने से तय हुए हैं? नहीं, कहने से कि कोई नहीं तय होता है, लेकिन कौन कहाँ क्या उम्मीदवार दे रहा है, इन सबको देख करके और तो फिर बाद में फाइनल होता है। और इसलिए एनडीए कई कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर लिया। अब लोग आपसे छिटक भी रहे हैं। मुजफ्फरपुर छेदी पासवान जी, इन लोगों की बात करें, रमा देवी जी को आपने इतनी कद्दावर नेता रही हैं, ऐसे मुश्किल दौर में उन्होंने चुनाव जीता था, उनको आपने टिकट काट दिया। आप शाहनवाज हुसैन को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो सवाल तो होंगे ना आपसे कि भाई आपका किस तरह का सबका साथ सबका विकास है? पार्टी तय करती है किसकी कब क्या भूमिका होने वाली है पार्टी के अंदर, और वो सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं के लिए काम तय करती है, और जिसके लिए जो तय करती है वो करता है व्यक्ति। और इसलिए सबके लिए तय है काम। जाने वालों में एक आध लोग हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई परिवार नहीं है। जब आप संगठन तय करती है ये बात जब आप कहते हैं, तो फिर वही बात जो विपक्ष आप पर आरोप लगाते हैं कि सिर्फ दो ही लोगों की चलती है बीजेपी में, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की, तो ये तो कहीं ना कहीं आप उसको साबित कर रहे हैं। विपक्ष क्या आरोप लगाता है ये मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन ये जरूर मायने रखता है कि भारतीय जनता पार्टी की में निर्णय की एक प्रक्रिया होती है, और जो प्रक्रिया नीचे से जाकर ऊपर तक होती है, और फीडबैक लिया जाता है, सबसे बातचीत होती है। यहाँ पर संवादहीनता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पर दीदी जी, जीजा जी, नाना जी, नानी जी, काका जी, काकी जी, फूफा जी, फूफी जी, मामा जी, मामी जी, सबको एडजस्ट करना है। वहाँ तो सबको एडजस्ट करना है ना। मतलब परिवारवाद से है? नहीं, मैंने परिवारवाद नहीं कहा। आप देखिए ना, दीदी जी और जीजा जी दोनों एडजस्ट हैं,
कहीं कोई राज्यसभा में तो कहीं कोई विधानसभा में तो कहीं कोई लोकसभा में, तो सभी एडजस्ट हैं और इनके कहने से इनके चहेते भी एडजस्ट होते हैं। और इसलिए वो पार्टी ये नहीं है। यहाँ पर निर्णय की अपनी एक प्रक्रिया है। वहाँ पर घर के अंदर परिवार के डाइनिंग टेबल पर बैठ करके जो लोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भविष्य तय होता है, यहाँ परिवार के डाइनिंग टेबल पर बैठकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भविष्य नहीं तय होता है। राजनीतिक कार्यकर्ता यदि काम कर रहा है तो उसका भविष्य उसका काम तय करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से गुजर करके हमारे यहाँ सब कुछ तय होता है। और ये जो चार महत्वपूर्ण सीटें हैं, ख़ासतौर से अगर वाल्मीकि नगर जहाँ के आप प्रभारी हैं, बेतिया सीट है, पूर्वी चंपारण और शिवहर, क्या होने वाला है? आपको इस बार कितना स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं आप? 4 भाई क्या बात कर रहे हैं, उस पर एक 0 भी लगाइए 4 के आगे, वो यहाँ से जाएगा बिहार से। फिर उसी में से तो ये 4 सीट है ना। आप 4 की बात कर रहे हैं, हम 4 के आगे एक 0 लगा रहे हैं और उसी में से तो ये 4 ये है। और इसलिए कोई संकट नहीं है, कोई मुकाबला में है ही नहीं, मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और उनसे क्या मुकाबला होगा जो लोग डाइनिंग टेबल पर लोगों का भविष्य तय करते हैं, जो लोग नौकरी के बदले और पैसा लेते हैं, उनसे कोई मुकाबला नहीं है। ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल नहीं रखा गया, उसका नुकसान होगा? मैंने फिर कहा ये जो जिनकी मानसिकता पिछड़ी है वो अगड़ा पिछड़ा, ये सब सोशल इंजीनियरिंग, अरे यहाँ सबको मिल करके, अरे ये तो देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है भाई, क्या बात करते हैं, छोड़िए, ये विषय ही नहीं है। चलिए अखिलेश जी, आप इतना कीमती वक्त निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप भी जो है नज़र आए चुनाव में लड़ते हुए, इसलिए कि जो है लोग आपके जो समर्थक हैं वो तो कहीं ना कहीं मूड बनाए हुए थे आपको। चलिए अगर ईश्वर चाहेंगे और ख़ासकर आप रमज़ान के मुबारक महीने में मुझे बुलाए हैं तो ऊपर वाला चाहेगा तो ज़रूर होगा, क्योंकि वही जो चाहता है वो होता है। उसने हमें ये जो ड्यूटी दे करके भेजा है इस धरती पर, उस ड्यूटी को पूरा करके मैं जाऊँगा और पूरी बहादुरी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं करके जाऊँगा। मैं तो चलने वाला व्यक्ति हूँ, करने वाला व्यक्ति हूँ, रुकना मैंने कभी सीखा नहीं है। गिले सिकवे सब दूर हुए, ना कोई गिला है ना कोई सिकवा है। परिवार के अंदर जब साथ रहते हैं तो हो सकता है कभी परिवार के अंदर, जैसे आप भी देखते होइएगा कि किसी का चादर कोई भाई ओढ़ लेता है तो उसी से थोड़ा सा, तो वो सब कोई बात होती है, वो सब कुछ नहीं होता। कोई ना कोई गिला है ना कोई सिकवा है। कभी कभी होता क्या है कि आप तैयार होकर चले जाए, निकलिए और अपना जूता पहनने के लिए, तो पता चला कि अगर घर में अगर कोई दूसरा मेंबर, आपका भाई बेटा का पैर आपके जूते में मैं उस जूते में आ जाता हो तो लेके चला जाता हो, तो थोड़ी नाराज़गी होती है। इन सब बातों को मजबूती से खड़े हैं राधा मोहन जी के साथ, मजबूती से खड़े हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। कमल का फूल मेरे दिल में है, मेरे रगों में भारतीय जनता पार्टी का एकात्म मानववाद है। मैंने जीवन में न कभी किसी इधर उधर ताक झाँक किया है, न कभी करूँगा। और मैं आपको वादा और दावा करता हूँ, या मेरी जाति वाला या मेरे परिवार का कोई सदस्य अगर मेरे सामने अगर किसी दूसरे दल से खड़ा होगा तो मैं कभी जीवन में उसको मदद किया हूँ, न भविष्य में करूँगा। और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता और नेता है तो मैं समझता हूँ कि वो जीवन में कभी ऐसा न किया होगा, न भविष्य में करेगा। तो ये थे अखिलेश कुमार सिंह जी, बीजेपी के कद्दावर नेता, बिहार बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनसे लोकसभा चुनाव में उत्तर बिहार में ख़ास तौर से क्या कुछ होने वाला है उस पर हम चर्चा कर रहे थे और बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।